नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो काफी चर्चा में रहता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका में काम करने या दुनिया भर से टैलेंट लाने ले जाने में इंटरेस्ट रखते हैं। बिल्कुल। जी हाँ, बात हो रही है H1B वीजा की। H1B, हाँ। हमारे पास देखिए इस पर काफी सारा मटेरियल है, आर्टिकल्स हैं, कुछ नोट्स हैं, रिसर्च भी है और आज का अपना मिशन है कि इसमें से जो जरूरी और इंटरेस्टिंग जानकारी है वो निकाल कर रखें। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। समझेंगे कि वीजा आखिर है क्या, काम कैसे करता है और इसकी मतलब क्या खास बातें हैं। ये उन सब के लिए फायदेमंद होगा जो अमेरिकन जॉब मार्केट, टेक इंडस्ट्री या इमिग्रेशन पॉलिसीज को समझना चाहते हैं। सही बात है। H1B वीजा, ये नाम सुनते ही कई लोगों के मतलब कान खड़े हो जाते हैं। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? जरूरी तो है, ये सिर्फ एक वीजा नहीं है ना, ये अमेरिकी कंपनियों के लिए दुनिया भर से जो बेस्ट टैलेंट है उसको लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। हाँ। खासकर जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इन फील्ड्स में। तो चलिए आज जरा खोद कर देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या खास। जरूर। शुरुआत एकदम बेसिक से करते हैं। कहते हैं कि H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। हाँ, नॉन इमिग्रेंट। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये परमानेंट रहने के लिए नहीं है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। नॉन इमिग्रेंट का मतलब ही यही है कि ये वीजा अमेरिका में परमानेंट रहने यानी ग्रीन कार्ड के लिए नहीं है। अच्छा। ये एक तय समय के लिए मतलब टेम्पररी तौर पर वहाँ रहने और काम करने के लिए दिया जाता है। ओके। ये अमेरिकन कंपनीज को मतलब एम्प्लॉयर्स को अलाउ करता है कि वो बाहर से ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर कर सके जिनके पास खास स्किल्स हों। खास स्किल्स मतलब? हाँ, वो नौकरियां जिन्हें स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस कहते हैं। स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस, ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है। हाँ है तो। इसे थोड़ा आसान करें, किस तरह की जॉब्स की बात हो रही है? बिल्कुल, आप सोचिए ऐसी जॉब्स के बारे में जिनके लिए कोई खास पढ़ाई, कोई डिग्री चाहिए होती है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, सिविल, मैकेनिकल, कोई भी, फाइनेंशियल एनालिस्ट, आर्किटेक्ट, डॉक्टर, रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स। ओके, समझ गया। मतलब कोई भी ऐसा रोल जिसके लिए कम से कम बैचलर्स डिग्री या उसके बराबर की वो थ्योरेटिकल या टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अच्छा। ये सिर्फ रूटीन काम नहीं होता, इसमें स्पेशल नॉलेज लगती है। ठीक है, तो ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है। अब सवाल ये है, अगर कोई क्वालिफाइड है तो क्या वो खुद ही अप्लाई कर सकता है H1B के लिए? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा। H1B वीजा आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड मतलब कंपनी अप्लाई करती है? हाँ, मतलब एक अमेरिकी कंपनी को पहले आपको जॉब ऑफर करनी होगी और फिर वो कंपनी आपकी तरफ से अमेरिकी सरकार की एजेंसी है USCIS, उसके पास वीजा की अर्जी जिसे पिटिशन कहते हैं वो फाइल करेगी। ओके। बिना कंपनी की स्पॉन्सरशिप के ये नहीं मिल सकता, सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है। यानी कंपनी का रोल सबसे बड़ा है। बिल्कुल। और ये वीजा मिलता कितने टाइम के लिए, कोई लिमिट है इसकी? हाँ, टाइम लिमिट है। शुरू में जो अप्रूवल मिलता है वो आमतौर पर 3 साल तक के लिए होता है। 3 साल? हाँ, और इसके बाद इसे एक बार और ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं। अच्छा, तो 3 + 3 6 साल। हाँ, तो कुल मिला के नॉर्मली कोई भी ज्यादा से ज्यादा 6 साल तक H1B स्टेटस पर अमेरिका में रह सकता है, काम कर सकता है। सिर्फ 6 साल? लेकिन मैंने सुना है लोग कई साल रहते हैं H1B पर ग्रीन कार्ड का वेट करते हुए। हाँ, वो आपने बिल्कुल सही सुना है। ये 6 साल की लिमिट जो है ना, इसमें एक पेच है। अच्छा, क्या? कुछ खास केसेस में खासकर अगर उस व्यक्ति का एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस में मतलब एक खास स्टेज तक पहुंच गया है, तो 6 साल के बाद भी H1B को साल दर साल एक्सटेंड किया जा सकता है। ओह, अच्छा। हाँ, इसीलिए कई लोग 6 साल से कहीं ज्यादा समय तक H1B पर रहते हैं जब तक उनका ग्रीन कार्ड फाइनल नहीं हो जाता। हाँ, ये तो बड़ी राहत की बात होगी उनके लिए जिनका प्रोसेस लंबा खिंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक्सटेंशन पॉसिबल है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद H1B की सबसे ज्यादा मतलब चर्चित और शायद टेंशन वाली बात है। वो जो हर साल एक लिमिट होती है वीजा देने की, एनुअल कैप या कोटा। हाँ, एनुअल कैप, ये H1B प्रोसेस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बताइए इसके बारे में। देखिए, अभी जो नियम है उनके हिसाब से हर अमेरिकी फिस्कल ईयर में जो अक्टूबर से शुरू होता है, हाँ, उसमें सिर्फ 65,000 नए H1B वीजा दिए जाते हैं जनरल कैटेगरी में। बस 65,000 पूरे साल के लिए?
ये तो बहुत कम लगता है। कम तो है, जिस हिसाब से डिमांड होती है। इसीलिए एक एडिशनल कोटा भी है। 20,000 और वीजा उन लोगों के लिए रिजर्व हैं जिनके पास किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री या उससे ऊंची डिग्री है। अच्छा, मास्टर्स डिग्री वालों के लिए अलग से? हाँ, इसे मास्टर्स कैप कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो करीब 85,000 नए वीजा हर साल होते हैं जो इस कैप के अंदर आते हैं। 85,000? फिर भी मुझे लगता है अप्लाई करने वाले तो इससे कहीं ज्यादा होते होंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। पिछले कई सालों से यही हो रहा है। हाँ। हर साल जितने वीजा अवेलेबल है उससे कई गुना ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा एप्लीकेशंस या रजिस्ट्रेशंस आते हैं। कई बार तो ये नंबर 3 लाख, 4 लाख, उससे भी ऊपर चला जाता है। अरे बाप रे, 85,000 वीजा और 4 लाख एप्लीकेशंस। तो फिर चुनते कैसे हैं? क्या पहले आओ पहले पाओ वाला हिसाब है? नहीं, पहले आओ पहले पाओ नहीं चलता यहाँ। तो फिर? जब एप्लीकेशंस का नंबर अवेलेबल वीजा से ज्यादा हो जाता है, जो कि अब लगभग हर साल होता है, तो USCIS एक कंप्यूटराइज्ड रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस यूज करता है। रैंडम? हाँ, रैंडम। इसे ही हम भाषा में H-1B लॉटरी कहते हैं। लॉटरी मतलब किस्मत का खेल? हाँ, एक तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो या कंपनी को उसकी कितनी भी जरूरत हो, जरूरी नहीं कि उसका नंबर लॉटरी में लगे। अनफॉर्चुनेटली हाँ, लॉटरी का मतलब ही यही है कि सिलेक्शन पूरी तरह रैंडम है। ये कंपनीज के लिए बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी होती है। वो महीनों पहले से प्लान करते हैं, कैंडिडेट फाइनल करते हैं और फिर सब कुछ लॉटरी के रिजल्ट पर डिपेंड करता है। हाँ, ये तो क्रिटिसिज्म का पॉइंट बनता होगा। बिल्कुल, काफी क्रिटिसिज्म होता है इसका, क्योंकि ये मेरिट के बजाय लक पर ज्यादा बेस्ड हो जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, क्या हर तरह के एम्प्लॉयर या जॉब्स इस कैप और लॉटरी में आते हैं या कुछ एक्सेप्शंस भी हैं? हाँ, कुछ जरूरी एक्सेप्शंस हैं। कुछ खास तरह के एम्प्लॉयर्स कैप एग्जेम्प्ट होते हैं। कैप एग्जेम्प्ट मतलब उन पर लिमिट लागू नहीं होती? सही, उन पर ये सालाना लिमिट लागू नहीं होती। इनमें मेनली आती हैं यूनिवर्सिटीज। अच्छा। उनसे जुड़े हुए नॉन प्रॉफिट संगठन, नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और सरकारी रिसर्च संस्थान। ओके। इनके द्वारा फाइल की गई H-1B पिटिशंस पर साल भर काम हो सकता है और उन्हें लॉटरी से नहीं गुजरना पड़ता। ये जानना जरूरी था। चलिए, अब मान लेते हैं किसी कंपनी का कैंडिडेट लॉटरी में सेलेक्ट हो गया। इसके बाद का असल प्रोसेस क्या है? वीजा मिलने के स्टेप्स क्या हैं? सुनने में तो ये काफी लंबा चौड़ा और मतलब कागजी काम लगता है ना? हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा तो है और इसमें कई स्टेप्स हैं। लॉटरी में चुने जाने के बाद ये होता है। पहला स्टेप है LCA फाइलिंग। LCA ये क्या है? लेबर कंडीशन एप्लीकेशन। कंपनी को सबसे पहले अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट के पास ये LCA फाइल करना होता है। ये एक तरह का एफिडेविट है जिसमें कंपनी कहती है कि वो विदेशी कर्मचारी को कम से कम प्रिवेलिंग वेज देगी। अच्छा, प्रिवेलिंग वेज ये क्या होता है? पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। ओके, ये जरूरी है। हाँ, अमेरिकन वर्कर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर जब LCA अप्रूव हो जाता है, जो कुछ दिनों में हो जाता है, तब कंपनी USCIS के पास मेन वीजा पिटिशन फाइल करती है, फॉर्म I-129। फॉर्म I-129। हाँ, और इसके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कैंडिडेट की डिग्री, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन, कंपनी की डिटेल्स, अप्रूव्ड LCA, मतलब पूरी फाइल तैयार होती है। काफी कुछ। इसमें साबित करना होता है कि जॉब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन है और कैंडिडेट पूरी तरह क्वालिफाइड है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये। फिर USCIS उस पिटिशन को रिव्यू करता है। इसमें कई महीने लग सकते हैं। अच्छा। वो और जानकारी या प्रूफ भी मांग सकते हैं, जिसे RFE कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस। RFE? हाँ, अगर सब ठीक लगता है तो पिटिशन अप्रूव हो जाती है। और उसके बाद? अगर कैंडिडेट अप्रूवल के टाइम अमेरिका से बाहर है तो उसे अपने देश में अमेरिकन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में वीजा इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। इंटरव्यू पास होने पर पासपोर्ट पर H-1B वीजा स्टैंप लग जाता है। फिर वो अमेरिका आ सकता है। हाँ, वीजा स्टैंप मिलने के बाद वो अमेरिका आ सकता है और दी गई स्टार्ट डेट पर या उसके बाद काम शुरू कर सकता है। और अगर वो पहले से अमेरिका में हो तो? अगर वो पहले से अमेरिका में किसी और वीजा पर है तो हो सकता है उसे स्टैंपिंग की जरूरत ना पड़े। उसका स्टेटस ऑटोमेटिकली H-1B में चेंज हो सकता है। इसे चेंज ऑफ स्टेटस कहते हैं। वाह,
ये तो वाकई कई स्टेप्स वाला प्रोसेस है। दो सरकारी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। हाँ, लेबर डिपार्टमेंट और USCIS। आपने वो वेतन की बात की थी, प्रिवेलिंग वेज, जरा इसे और समझाएंगे? ये कैसे तय होता है और क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है H1B रूल्स का। प्रिवेलिंग वेज का मतलब है उस खास जॉब के लिए उस खास जोग्राफिकल एरिया में आम तौर पर दी जाने वाली एवरेज सैलरी। अच्छा। लेबर डिपार्टमेंट अलग अलग सोर्स से डेटा लेकर हर तरह की जॉब और लोकेशन के लिए ये सैलरी लेवल तय करता है। और कानून ये कहता है कि H1B वाले को कम से कम ये प्रिवेलिंग वेज या फिर कंपनी में उसी तरह के दूसरे एम्प्लॉइज को मिल रही एक्चुअल वेज, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उतना देना ही पड़ेगा। अच्छा, जो भी ज्यादा हो। हाँ। और इसका मकसद क्या है? मकसद सीधा है, अमेरिकन वर्कर्स के हितों की रक्षा करना। ये रूल पक्का करता है कि कंपनियां सिर्फ इसलिए विदेशी वर्कर न लाएं क्योंकि उन्हें कम सैलरी देनी पड़े। राइट। इससे लोकल सैलरी लेवल बना रहता है और विदेशी वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होता। समझ गए। हालांकि ये तय करना कि किसी जॉब के लिए सही प्रिवेलिंग वेज लेवल क्या है, ये अपने आप में कभी-कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये तो हुई सैलरी की बात। एक और टर्म जो H1B के साथ बहुत जुड़ता है वो है डुअल इंटेंट। हाँ, डुअल इंटेंट, दोहरी मंशा। हाँ। ये क्या चीज है? ये बाकी वीजा से कैसे अलग है? डुअल इंटेंट H1B की एक बहुत ही खास और मतलब फायदेमंद खूबी है। अच्छा। देखिए, ज्यादातर जो नॉन इमिग्रेंट वीजा होते हैं जैसे टूरिस्ट वीजा या स्टूडेंट वीजा, वो इस बेसिस पर मिलते हैं कि आपका इरादा सिर्फ टेम्पररी तौर पर अमेरिका आने का है और आप अपने देश वापस लौटेंगे। राइट। लेकिन H1B ड्यूअल इंटेंट वीजा है। इसका मतलब है कि H1B होल्डर कानूनी तौर पर दो इरादे एक साथ रख सकता है। दो इरादे? कौन से? पहला, टेम्पररी तौर पर अमेरिका में काम करने का, जो कि नॉन इमिग्रेंट इंटेंट है, और दूसरा, भविष्य में परमानेंट रेजिडेंट बनने यानी ग्रीन कार्ड हासिल करने का, जो कि इमिग्रेंट इंटेंट है। अच्छा। इसीलिए H1B पर रहते हुए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बिल्कुल लीगल है और इससे उनके करंट H1B स्टेटस पर कोई खतरा नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, यही फ्लेक्सिबिलिटी H1B को ग्रीन कार्ड की तरफ जाने का एक पॉपुलर रास्ता बनाती है। सही बात है। यानी H1B पे रहते हुए ग्रीन कार्ड फाइल करना ओके? बिल्कुल ओके है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी का H1B चल रहा है और उसकी नौकरी चली जाती है, या वो खुद छोड़ दे या कंपनी निकाल दे, तब क्या? क्या उसे फौरन अमेरिका छोड़ना पड़ता है? नहीं, फौरन नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत से H1B होल्डर्स को फेस करनी पड़ सकती है और इसके लिए रूल्स में थोड़ी राहत दी गई है। अगर किसी H1B वर्कर की जॉब खत्म हो जाती है तो उसे तुरंत देश छोड़ने की जरूरत नहीं। अच्छा। रूल्स के मुताबिक उसे 60 दिनों तक का एक ग्रेस पीरियड मिलता है। 60 दिन? हाँ, 60 दिन की छूट। ये 60 दिन जॉब खत्म होने के अगले दिन से शुरू होते हैं। और इस 60 दिन में वो क्या कर सकता है? इस ग्रेस पीरियड में उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। एक तो नई जॉब ढूंढ सकता है। हाँ, नया H1B स्पॉन्सर ढूंढ सकता है। वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब ढूंढ सकता है जो उसके लिए नई H1B पिटिशन, जिसे H1B ट्रांसफर कहते हैं, फाइल करने को तैयार हो। अगर 60 दिन के अंदर नई पिटिशन फाइल हो जाती है तो वो अमेरिका में रह सकता है। और अगर नई जॉब ना मिले तो वो स्टेटस बदल सकता है। मतलब अमेरिका में रहने के लिए किसी और लीगल वीजा स्टेटस में चेंज करने के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे स्टूडेंट वीजा F1 अगर पढ़ाई करनी है, या डिपेंडेंट वीजा जैसे H4 अगर उसका पति या पत्नी H1B पर है, या विजिटर वीजा भी अगर उसे थोड़ा और टाइम चाहिए अरेंजमेंट्स करने के लिए। अच्छा, ये ऑप्शन भी है? हाँ, और तीसरा ऑप्शन है देश छोड़ने की तैयारी करना। अगर पहले दो ऑप्शन काम नहीं करते तो वो इस 60 दिन का इस्तेमाल आराम से अमेरिका से जाने की तैयारी के लिए कर सकता है। और अगर 60 दिन में कुछ नहीं हुआ तो? अगर 60 दिनों के अंदर इनमें से कुछ नहीं होता तो फिर उसे अमेरिका छोड़ना पड़ता है ताकि वो इलीगली ना रह रहा हो। ये 60 दिन की मोहलत बहुत जरूरी होती है। जॉब खोने वाले के लिए थोड़ी सांस लेने की जगह देती है। तो ये 60 दिन की मोहलत काफी काम की है। अब अगर हम पूरी बातचीत को समराइज करें, हाँ, तो ये कहना ठीक होगा कि H1B वीजा अपने आप में ग्रीन कार्ड नहीं है, पर ग्रीन कार्ड तक पहुंचने का एक रास्ता हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। H1B एक टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा है।
ये खुद में परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड नहीं देता। राइट। लेकिन क्योंकि ये डुअल इंटेंट वाला है और स्किल्ड लोगों को अमेरिका में लीगली सालों तक काम करने देता है, ये अक्सर ग्रीन कार्ड पाने के प्रोसेस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप बन जाता है। अच्छा। ज्यादातर लोग H1B पर रहते हुए ही अपने एम्प्लॉयर के थ्रू ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं और उस लंबे प्रोसेस के दौरान H1B उन्हें अमेरिका में रहने और काम करते रहने में मदद करता है। तो ग्रीन कार्ड नहीं, पर ग्रीन कार्ड का एक अहम जरिया जरूर है। बिल्कुल, एक प्रमुख जरिया है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो संक्षेप में H1B वीजा अमेरिकी कंपनियों को खास स्किल्स वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को टेम्पररी तौर पर हायर करने देता है। हाँ। ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड है, इसकी सालाना लिमिट है जिसके लिए अक्सर लॉटरी होती है। लॉटरी। प्रोसेस में LCA और USCIS पिटिशन शामिल है। सही सैलरी देना जरूरी है। प्रिवेलिंग वेज। हाँ। ये ग्रीन कार्ड अप्लाई करने की ड्यूअल इंटेंट की छूट देता है और जॉब जाने पर 60 दिन की मोहलत भी मिलती है। सही। वाकई ये अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम का एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, और यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल भविष्य के लिए उठता है। क्या? जिस तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, रिमोट वर्क बढ़ रहा है, ग्लोबल टैलेंट और कॉम्पिटिटिव हो रहा है, क्या H1B का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, खासकर ये एनुअल कैप और लॉटरी सिस्टम, क्या ये भविष्य की जरूरतों के लिए बेस्ट तरीका है? सोचने वाली बात है। क्या ये सिस्टम अमेरिका को दुनिया का बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट करने और रखने में मदद करता है, या इसमें सुधार की जरूरत है ताकि ये और ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, प्रिडिक्टेबल हो, मेरिट बेस्ड हो? ये वो बहस है जो पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के बीच हमेशा चलती रहती है। हो सकता है आगे हमें इसमें कुछ बदलाव देखने को मिले। ये वाकई एक विचार करने वाला पॉइंट है। उम्मीद है कि H1B वीजा पर हुई इस गहरी बातचीत से सुनने वालों को इसकी पूरी प्रक्रिया और इसके महत्व के बारे में काफी क्लैरिटी मिली होगी। उम्मीद तो यही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।